सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता सहायक अध्यापिका हूँ कंपोजिट स्कूल गोयना जनपद हापुड़ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमारे पास में 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स आए हैं। उनमें से एक है कंपेंडियम। कंपेंडियम में बहुत सारे उन टॉपिक्स को लिया गया है जो हम शिक्षकों के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक टॉपिक शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षण योजना है क्या? शिक्षण योजना दरअसल हम जो बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें एक हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण के दौरान हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बच्चे का जो आकलन करते हैं, उसे फीडबैक देते हैं और हम अपने काम को किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से और संक्षिप्त रूप से करते हैं उसका विवरण होता है। शिक्षण योजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेहतर कक्षा शिक्षण के लिए एक शिक्षण योजना होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण योजना से बच्चे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। उसके साथ ही शिक्षक के रूप में जो हमारा काम है वो भी आसान हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। शिक्षण योजना बनाने में कुछ खास बिंदुओं और चरणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी शिक्षण योजना बनाने के लिए जो बिंदु हमारे लिए मददगार हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम उन लर्निंग आउटकम्स को चयन करते हैं जिन पर हमें बच्चों के साथ काम करना है। लर्निंग आउटकम का चयन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वे बच्चे की जो वर्तमान उसका अधिगम स्तर है उससे संबंधित होते हैं और लर्निंग आउटकम के आधार पर ही हम कौन सी गतिविधियां हम अपनाने वाले हैं, उसकी उन गतिविधियों के लिए क्या सामग्री हम लेने वाले हैं, उसका भी चयन किया जाता है। तो हम लर्निंग आउटकम निर्धारित करने के बाद में फिर हम गतिविधि चुनेंगे और गतिविधि चुनकर उस गतिविधि में जो सामग्री उपयोग में आने वाली है उसका हम चयन करेंगे। इसके बाद शिक्षण योजना के विभिन्न चरण और उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। शिक्षण योजना में जो मुख्य चरण होंगे वो है प्रस्तावना। उसके अलावा हम क्या गतिविधियां कर रहे हैं, गतिविधि हमारी किस तरह की है, हम बच्चों को साथ समूह में कार्य कर रहे हैं, जोड़ी में कार्य कर रहे हैं, हम उस समय लेखन कार्य करवा रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं या कोई व्यक्तिगत कार्य दिया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ बच्चों की सीख का आकलन करने के लिए हम कौन से तरीके अपना रहे हैं, क्लास में हम क्या कार्य करा रहे हैं और गृह कार्य, ये सभी चीज़ें उसमें लिखेंगे और किस चीज़ के लिए कितना समय लगेगा यहाँ पर हम उसका निर्धारण करेंगे। शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है। योजना बनाते समय हम कक्षा के उन बच्चों का भी ध्यान रखें जिनका अधिगम स्तर हमारी कक्षा के अनुरूप नहीं है या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो कम बोलने वाले बच्चे हैं या कम प्रतिभा करने वाले बच्चे हैं, हम उनका भी ध्यान रखें जिससे कि उनकी भी सीखने की गति पहले की तुलना में अच्छी हो जाए। इसके बाद बच्चों की प्रगति का एक सतत आकलन और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। योजना पर जब हम काम कर रहे हैं तो बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता अगर हमें कहीं दिखाई दे रही है तो हम उसके अनुसार अपनी योजना में परिवर्तन भी कर सकते हैं और बच्चे का सतत आकलन होता रहे, इस पर भी हमें ध्यान देना है। फिर है शिक्षण की रोचकता। जब हम शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसमें हम ऐसी गतिविधियों का चयन करें जो गतिविधियां एक तो बच्चों के स्तर के अनुरूप हों, उसमें बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाए और बच्चे के लिए शिक्षण प्रक्रिया वो बहुत ही आनंददायी हो जाए, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करें। इसमें कहा भी गया है कि अच्छे शिक्षक की पहचान करे योजना का निर्माण। इसके बाद में जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है शिक्षक डायरी।
हम हर रोज़ बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने के लिए, आगे के काम को नियोजित करने के लिए शिक्षक डायरी हमारी इसमें बहुत मदद करती है। शिक्षकों द्वारा जो डायरी में अपने बच्चों का शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण के तरीके कौन से होंगे, बच्चों से हमें शिक्षण के दौरान कैसा फीडबैक मिल रहा है, कक्ष की हमारी रणनीतियाँ क्या होंगी, भविष्य में हम अपनी शिक्षण योजना में क्या चेंज लाएंगे, ये सभी बिंदु हमारी शिक्षक डायरी में अंकित होने चाहिए। अब बात आती है कि शिक्षक डायरी की आवश्यकता ही क्यों है। तो शिक्षक डायरी की आवश्यकता इसलिए है कि ये हमारे लिए एक स्वयं मार्गदर्शिका का काम करती है। इसमें हम अपने काम के संबंध में अपनी योजना बनाते हैं, अपने अपने विषयों से संबंधित जो हमारा सिलेबस है उसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार लर्निंग आउटकम बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार फिर हम गतिविधियां निर्धारित करके शिक्षण का काम करते हैं। तो शिक्षण डायरी में यथासंभव जो गतिविधियां हैं वो प्रतिदिन शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है, जिससे कि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी उससे लाभ ले सकें। इसके बाद आता है शिक्षक डायरी का स्वरूप। शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग मुख्य पृष्ठ। इस मुख्य पृष्ठ पर शिक्षक से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो अंकित होनी चाहिए। उसके बाद विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप। इसमें शिक्षण योजना को बनाने संबंधी जो विभिन्न उसके पार्ट्स हैं उनका विवरण दिया गया है। फिर है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, यानी कि ये वो खाली जगह है जहाँ पर हम अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे और इस तरह की 100 प्रतियाँ इस डायरी में होंगी। शिक्षक ने जो शिक्षण कार्य 1 सप्ताह में किया उसके लिए संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए एक अलग से पेज है। उसमें हर शिक्षक प्रतिदिन हर पीरियड के अनुसार अपना कक्षा, विषय और पढ़ाया गया जो पाठ का अंश है उसका विवरण बहुत शॉर्ट में अंकित करेगा और इस तरह की जो साप्ताहिक विवरण है उसकी 50 प्रतियां शिक्षक डायरी में होंगी। इस शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने भी होंगे जिसमें शिक्षक अपनी ज़रूरत के हिसाब से शैक्षिक जो सूचनाएं हैं उनको अंकित करेंगे। अब शिक्षक डायरी के अनुरक्षण के लिए जो निर्देश हैं वो ये हैं कि मुख्य पृष्ठ की जो समस्त प्रविष्टियां वो शिक्षक अंकित करेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक समय सारणी के अनुसार काम करेंगे और सप्ताह में जो उन्होंने शिक्षण कार्य किया है उसका प्रतिदिन अपना साप्ताहिक प्रपत्र में भरेंगे। तो इस तरह से शिक्षण योजनाओं के रिक्त प्रपत्रों में अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएंगे और उसके बाद शिक्षण कार्य करेंगे। ये है शिक्षक डायरी का प्रारूप। इसमें हमें दिखाई दे रहा है शिक्षक शिक्षिका का नाम, फिर विकासखंड, जनपद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप है। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय, ये 4 एंट्रीज होंगी। उसके बाद जो हम एक वादन के लिए एक लर्निंग आउटकम ज़्यादातर हमें डिसाइड करना चाहिए और फिर उसके अनुसार पूरी शिक्षण योजना बनानी है। तो लर्निंग आउटकम पर जो हमने काम किया उसके बाद में हमने उस यूनिट का नाम लिखा, फिर हमने आवश्यक संसाधन उस पाठ को पढ़ाने के लिए हम TLM या सामग्री क्या ले रहे हैं वो यहाँ पे अंकित हो जाएंगी। उसके बाद उन गतिविधियों का इसमें विवरण होगा जो हम शिक्षण के दौरान करेंगे। इसके बाद शिक्षण के जो चरण इसमें हम मेंशन करेंगे वो है सबसे पहला क्रम संख्या, फिर चरण, फिर हम उस चरण को कितनी देर में पूरा करें, समय, फिर आकलन के कौन से तरीके हमने लिए। शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिन पर जो हमने लर्निंग आउटकम लिया है। उस आउटकम के लिए बच्चे के पूर्व ज्ञान बच्चे का क्या है उसे जानने के लिए हम बच्चे से बातचीत करेंगे, कोई गतिविधि करेंगे, जो भी हम करेंगे वो यहाँ पर मेंशन होगा। और इधर इन सब
कामों को करते हुए हमने आकलन के कौन से तरीके अपनाए। हमने बच्चे से बातचीत करी है, कोई गतिविधि करी है, प्रश्नोत्तर पूछे हैं, या पिछले जो कार्य दिवस हैं उनको हमने रिकॉल बच्चे को कराया है। तो वो आकलन का तरीका कौन सा था वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और समय में हम लिखेंगे कि हमने इस काम को करने में कितना समय लिया। इसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट आता है शिक्षण के दौरान। यहाँ पर हम उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों के बारे में लिखेंगे जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि हमने बच्चों के साथ कब एकल, कब जोड़ी और कब समूह में उन्हें अभ्यास कार्य दिया। यहाँ पर उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखेंगे जो हम बच्चों से करेंगे, और उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखेंगे जो शिक्षण के दौरान आ सकते हैं। तो इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट का समय लगाना उचित होगा। इस समय अवधि को आप किसी नियोजित गतिविधि, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर उन्हें विभाजित भी कर सकते हैं। अब इसमें जो आकलन के तरीके हैं वो हमने बच्चों के अभ्यास कार्य के जरिए किया, प्रश्नोत्तर द्वारा किया, गतिविधियों के द्वारा किया, या बच्चों की कॉपियों को देखकर किया। अब हिंदी की कक्षा का उदाहरण लेकर इसको आगे समझाया गया है। हिंदी की कक्षा में शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेगा तो इसमें 5 मिनट का समय। उसके बाद बच्चे सस्वर वाचन करेंगे, इसमें 5 मिनट का समय। शिक्षक ने पाठ की व्याख्या करी और उसके लिए गतिविधि करवाई गई, इसमें 15 मिनट का समय। अब तीसरा पॉइंट आता है शिक्षण की समाप्ति पर। इसके लिए इन्होंने समय लिया 10 मिनट का। यहाँ पर उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपरोक्त जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य, मतलब इसमें समराइज करेगा शिक्षक। उसने आज दिन भर में, आज उस वादन में जो पढ़ाया है उसको समराइज करेगा, और उसके लिए समय इन्होंने लिया 3 मिनट का। यहाँ पर आकलन की प्रक्रिया प्रश्नोत्तर द्वारा रही, और यहाँ पर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जैसे उसके लिए समय दिया 4 मिनट, और इसके बाद बच्चों को दिए जाने वाले फीडबैक को भी यहाँ पर अंकित करा जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा मेथड ऑफ असेसमेंट था वो है अवलोकन द्वारा। अब इसके बाद जब हम ये सब कर चुके हैं तो बच्चे को गृह कार्य दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य को हम अंकित करेंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक अपना खुद का आकलन करेगा, टिप्पणी लिखेगा उसमें कि पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसका अनुभव क्या रहा, और बच्चे के सीखने के तरीकों पर भी टिप्पणी लिखेंगे। अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप के अनुसार शिक्षक शिक्षण योजना विकसित करेंगे, और उसके बाद दैनिक शिक्षण कार्य करेंगे। इसी के बाद में इसी तरह से दूसरा प्रारूप दिया गया है जिसमें हम उसी प्रकार से सब चीज़ों को अंकित कर देंगे। तो इस तरह से इस कंपेंडियम के पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से ये बताया गया है कि हम किस तरह से अपनी शिक्षण योजना बनाएं जो हमारे लिए और बच्चों के लिए लाभदायक हो, किस तरह से हम लर्निंग आउटकम्स का चयन करें जिससे हमारा शिक्षण कार्य आसान हो जाए, बच्चे का लर्निंग लेवल बढ़े। तो कंपेंडियम का ये पार्ट बहुत ही उपयोगी है और हम सभी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए।